अब डॉक्टर साहब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। समय सीमा को देखते हुए 28 मिनट हो चुके हैं और 45 से भी ज्यादा लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं लाइव सेशन में। अब मैं चाहता हूं आप बताएं हमारे व्यूअर्स को, जरा सा प्रकाश डालें कि धान में, चाहे तो जो ये सीधी बुआई वाली धान है, इसमें मुख्यतः कौन कौन से खरपतवार हैं जिनका हमें नियंत्रण करना है या फिर जिनका हमें ध्यान देना है। जी डॉक्टर साहब। एक्चुअली हमारी जो ये खरीफ सीजन है, धान की जो बुआई है हमारे यहाँ पर मैक्सिमम एरिया में खरीफ सीजन में की जाती है, मतलब वर्षा ऋतु में की जाती है। इस समय हमारे जो खेतों में है वो खरपतवार भी सबसे ज्यादा होते हैं। तो धान की मैं बात करूं तो धान में हमारे पास जो सबसे ज्यादा खरपतवार होते हैं वो है जो घास वाली जो खरपतवार है, उसमें का ना इकाइनोकोला, जो का ना इकाइनोकोला खरपतवार है वो सबसे ज्यादा होता है, चाहे से इकाइनोकोला कोलोनम हो, इकाइनोकोला पुर्तगाली हो, जिसको जंगली राइस बोलते हैं, जिसको सामक भी बोलते हैं। और इसके बाद में का ना जो इकैलिप्टोला जो चाइनेंसिस है वो सबसे ज्यादा होती है, जिसको बोयली बोलते हैं। इसके बाद में जो गांठ वाले में कहूँ जो सेजेज होती है, उसकी सबसे बड़ी समस्या होती है, जिसमें है साइप्रस रोटंडस है, जिसमें साइप्रस एरिया है, जिसमें साइप्रस डिफॉर्मिस है। मैं कहूँ तो हिंदी भाषा में कहेंगे लोग बाग ज्यादातर जानते हैं, मोथा जो है वो सबसे ज्यादा होता है। दूसरा खरपतवार है जो मकड़ा जो है वो काफी ज्यादा होता है। तो हमारे इस सीजन में जो धान में है वो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, वो बहुत कम होते हैं, लेकिन घास वाले जिसमें मैं कहूँ सामक जो है वो सबसे ज्यादा होता है। और इसके बाद में जो सेजेज है उनमें वो है मोथा है, साइप्रस रोटंडस, वो काफी ज्यादा मात्रा में होता है। तो ये खरपतवार जो मुख्य हैं, बाकी छोटे खरपतवार और भी होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मैं कहूँ नुकसान पहुंचाने वाले और सबसे ज्यादा जो धान में जो होने वाले खरपतवार है वो ये है। तो इन खरपतवारों ये लगभग सारे जगह पाए जाते हैं। मैं कहूँ हमारे पंजाब में, हमारे हरियाणा में, हमारे वेस्टर्न जो यूपी है वहाँ, और जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर भी साइप्रस रोटंडस है। मेरे किसानों से बात होती रहती है, जो कई किसान भाई जो हमारे जो फेसबुक से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, वो किसान भाई पूछते रहते हैं कि हमारे ये जो वह खरपतवार है, तो वहां पर भी सबसे ज्यादा जो खरपतवार है धान में है वो एक तो सामक है, दूसरा मोथा है और एक मकड़ा है। इनकी समस्या ज्यादा पाई जाती है हमारे यहाँ पर। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि कौन कौन से मुख्य खरपतवारें हैं, और ये कुछ ऐसी, खास करके मोथा तो ऐसा खरपतवार है जो कि जिसको बोलते हैं ना कि काफी टॉक्सिक और बहुत ही नॉटी खरपतवार जिसे हम कहते हैं, कि इसका कंट्रोल करना, ये एक ऐसा वीड है, इसका कंट्रोल करना आसान नहीं है। तो डॉक्टर साहब आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। अब मैं चाहता हूं, आपने खरपतवारों के बारे में तो बताया कि कौन कौन से मुख्य खरपतवार हैं, धान की सीधी बुआई में खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को मुख्यतः किन किन बिंदुओं तथा किन किन बातों का प्रमुख ख्याल रखना पड़ेगा, इस पे जरा सा प्रकाश डालें तथा हमारे किसान भाइयों को मार्गदर्शक करें। जी डॉक्टर साहब। जी, आज हमारा मुख्य बिंदु है कि धान की सीधी बिजाई में खरपतवारों का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो धान की सीधी बिजाई में खरपतवारों के नियंत्रण के लिए बहुत ही आसान विधियां हैं। मैं कहूँगा यदि सभी बातें को यदि किसान समय पर ध्यान रखता है तो आप धान की फसल में पूर्णतः खरपतवारों का, या मैं कहूँगी समुचित जो है प्रबंधन कर सकते हैं, और वो भी कम लागत में आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ मुख्य बातें हैं वो किसान भाइयों को ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। तो सबसे पहली बात पर आऊंगा मैं कि जो भी किसान भाई धान की सीधी बिजाई कर रहा है या जिन्होंने की है या करने की सोच रहा है, वो किसान भाई सबसे पहले ध्यान दे कि जहां पर वो सीधी बिजाई करने जा रहा है उस खेत में वो बिजाई से पहले एक हफ्ता पहले वो कम से कम एक बार पानी लगा दे, ताकि जो पिछले साल के या उसके जो भूमि में जितने भी सीड बैंक्स है, जो खरपतवार ऑलरेडी अवेलेबल है उसकी जो सॉइल में, वो एक बार उग जाए। उगने के बाद में आप उनको या तो हल्की जुताई करके उनको नष्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो कोई भी खरपतवार नाशक है, टोटल जो किलर है, जिसमें आपका गन ग्लाइकोसेट है, उसका स्प्रे करके आप उसको नष्ट कर सकते हैं। हम अगली कड़ी पर जाते हैं, दूसरी पे, कि धान की सीधी बिजाई में है सबसे पहले है कि जैसे हमारे को प्री इमरजेंस एक हर्बिसाइड है, उसका स्प्रे करना बेहद जरूरी है। तो जैसे ही हमने धान की सीधी बिजाई की, जैसे कि हमने
जो सूखे में धान की बिजाई करते हैं उसमें हमने आज पानी लगा दिया। पानी लगाने के बाद में 24 घंटे के बाद में जब खेत में हल्का पैर रुकने लायक हो जाए, मैं कहूँ पैर थमने लायक हो जाए, उस समय हमको जो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है जैसे ऑक्सीडाइजिल है, जिसको मार्केट में ट्रेड नेम है उसका टॉप स्टार के नाम से जाना जाता है, वो 50 ग्राम है, वो प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि ये जो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है ये आप धान के जो बीज है उनके अंकुरण से पहले करना है, ताकि धान के अंकुरण में उनमें कोई उनको नुकसान ना हो, उनके अंकुरण को कोई नुकसान ना हो। तो ये शुरुआती हम है उसको हम काफी हद तक मैं कहूँगा लगभग 50 से 60% तक आपने खरपतवार। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू करें जरा सा, यहाँ पे ये लाइट की समस्या आ गई थी इसीलिए थोड़ा सा मेरा नेटवर्क इशू हो गया था, सभी ये व्यूअर्स को क्षमा प्रार्थी इसके लिए। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू करें, आप जो ये दूसरा कड़ी बता रहे थे उससे आप कंटिन्यू करें। दूसरे कड़ी में मैं बता रहा था कि सबसे जो अहम जो बात है, कई बार हमारे किसान भाई इसको इतना लाइटली ले लेते हैं कि ठीक है यार प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है, धान की बिजाई के बाद में इसको कर लें या फिर बाद में देखा जाएगा। वही एक गलती होती है, उसको पूरे सीजन में परेशान कर देती है। तो क्योंकि कोई भी तकनीकी है उसमें यदि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो किसान भाई को मैं समझता हूँ बुआई से लेके कटाई तक उसको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन एक स्टेप छोड़ दिया इसका मतलब है वो उसने एक समस्या नहीं बढ़ाई है, उसने 10 समस्या बढ़ा ली है। तो दूसरी कड़ी में मैं बात कर रहा था कि प्री इमरजेंस जो हर्बिसाइड है उसका बहुत ही ध्यान रखना है, मतलब वो करना ही है और वो धान के बीज के अंकुरण से पहले करना है। जैसे सूखे में यदि आपने बिजाई की है उसके बाद में पानी लगाया, पानी लगाने के बाद में जैसे ही पेड़ है आपके रुकने लायक, पेड़ थमने लायक, यदि आपकी जो सोइल है वो हुई, उसके बाद में आप ऑक्सीडाइजिल जो हर्बिसाइड है जिसको मार्केट में टॉप स्टार या और कई भी नामों से जाना जाता है, इस टॉप स्टार की 50 ग्राम है, वो प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि जब भी आप खरपतवार के नियंत्रण के लिए स्प्रे करें तो फ्लैट फैन नोजल का विशेषकर ध्यान रखिए। फ्लैट फैन नोजल का ही खरपतवार के लिए आप खरपतवार के नियंत्रण के लिए प्रयोग करें या खरपतवार नाशक के लिए स्प्रे करने के लिए प्रयोग करें। क्योंकि कई बार क्या होते हैं, किसान महंगी दवाइयां ले लेते हैं, वो मार्केट में 1000 रुपए की 1500 रुपए की दवाई ले आएगा, लेकिन कई बार क्या करते हैं, एक गलती ये कर देते हैं कि जो नोजल है वो मार्केट में 10 रुपए 15 रुपए के नोजल ले लेते हैं, जो कि नोजल का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। क्योंकि खरपतवार पर जब तक खरपतवार के पौधे होते हैं उस पर दवाई अच्छी तरह से नहीं लगेगी तो समझ लेना वो खरपतवार आपका नियंत्रण नहीं होगा, वो खरपतवार नष्ट नहीं होगा। तो इसके के लिए जो फ्लैट फैन नोजल है मार्केट में कई कंपनियां हैं जो अच्छी नोजल्स जो बनाती है, जो लगभग आपकी कॉस्ट एक बार कॉस्ट लगेगी जैसे 200-250 रुपए, लेकिन आपको 4 साल 5 साल तक देखने की जरूरत नहीं है। और मैं कहूंगा कि खरपतवार के नियंत्रण के लिए जब भी आप नोजल यूज करो 3 बूंद वाली नोजल यूज करो, और पावर पंप है वो पावर पंप वाला स्प्रे ही यूज करो। आजकल वो हैंडल वाला स्प्रे है, उसमें क्या होता है कई बार प्रेशर कहीं कम रहता है कहीं ज्यादा रहते हैं, तो वो जो हमारी हर्बिसाइड्स की जो दवाई है वो इक्वल स्प्रेड नहीं होती है। तो सबसे पहले किसान भाइयों को एक चीज पर फोकस करना है, चाहे से वो कोई सी फसल में आपको खरपतवार है वो नियंत्रण करना है, उसके लिए है 3 बूम वाली जो नोजल है वो यूज करनी है, और फ्लैट फैन नोजल है उसको उस पे लगाना है, ताकि इक्वल तरीके से आपका हर्बिसाइड है वो जो खरपतवार के पौधों पर गिर सके। अब बात कर रहा था मैं कि हमारे जो प्री इमरजेंस क्या करता है, हर्बिसाइड जब भी आपने स्प्रे किया उसके बाद में एक लेयर बनाता है, खेत में एक फिल्म बनाता है, एक उसके ऊपर एक परत बना देता है, ताकि जब भी खरपतवार के पौधे नए निकलते हैं उनको वो वहीं पर मार देता है। तो नए खरपतवार जब भी आपने पानी दिया उस समय भी खरपतवार निकलते हैं, तो आपने वहीं पर खरपतवारों का नियंत्रण कर लिया। फिर उसके बाद की जो बात आती है वो आप खरपतवारों को आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। यदि आपने शुरुआती दौर में आप खरपतवारों का नियंत्रण कर लिया तो मैं जैसे आप समझते भी है कि हमारे जो भी बच्चे होते हैं, या मैं
कहूँ छोटे बच्चे होते हैं, उनका पोषण यदि शुरू में यदि अच्छा हम कर देते हैं तो उनमें ऐसी इम्यूनिटी पावर आ जाती है कि वो जल्दी ज्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं, जल्दी किसी चीज से इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। वैसे ही कॉन्सेप्ट सिंपल सा इसमें है कि आप जैसा नियंत्रण करोगे, आप जैसा जिन बातों का ध्यान रखोगे, उनका उससे नियंत्रण होगा। दूसरी बात मैं कहूंगा कि कई बार किसान भाई क्या करते हैं, थोड़ा मौसम का ध्यान नहीं रखते हैं, कि वो क्या करते हैं, जब भी इस समय अधिकतर क्या होते हैं कि वर्षा ऋतु का मौसम है, तो कई बार क्या होते हैं मौसम बादल होते हैं, उस समय भी स्प्रे कर देते हैं। तो मैं कहूंगा कि जब भी मौसम साफ हो उसी समय स्प्रे करें, ताकि हमारी जो हर्बिसाइड यूज किया है, आजकल जो भी हर्बिसाइड्स आ रहे हैं वो सारे सिस्टमेटिक हर्बिसाइड है। सिस्टमेटिक हर्बिसाइड का मतलब होता है कि जब भी हर्बिसाइड होता है वो एक कहीं भी पौधे के कोई से भी पार्ट पे लग गया, वो पौधे की जड़ तक जाके उसको नष्ट करता है। तो जब तक पौधे की किसी भाग पर वो लगेगा नहीं और उसको जब अच्छा वातावरण मिलेगा नहीं, पौधे के अंदर तक जाएगा नहीं, तब तक वो नष्ट भी नहीं होगा। तो मौसम बिल्कुल साफ हो उस समय स्प्रे करें। उसके बाद में है कि पानी की उचित मात्रा। कई बार क्या करते हैं कि आपने स्प्रेयर पंप तो अच्छा ले लिया, आपने नोजल भी अच्छा ले लिया, लेकिन क्या करते हैं पानी की मात्रा है वो कम लेते हैं, तो वो सारे जो खरपतवार है उस पर अच्छी तरह से वो दवाई है हमारे जो हर्बिसाइड से वो लगता नहीं है। तो पानी की मात्रा है वो कम से कम 150 लीटर है वो 1 एकड़ के लिए यूज करें। 150 से 200 लीटर के बीच में आप यूज कर सकते हैं। फिर मैं अगली बात करूं कि दवाई की मात्रा की बात करूं। कोई भी जो खरपतवार है, हमेशा जो स्प्रे करने से पहले जो इंस्ट्रक्शन जो जारी किए गए हैं उस पे ऊपर लीफलेट लगा होता है, उसको आराम से उसको जो उसके ऊपर पर्ची होती है उसको देखो, उसके ऊपर की उसमें क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, कितनी डोज है, वो डोज उचित डोज ही डालनी चाहिए। कई बार क्या करते हैं किसान भाई ओवर डोज दे लेते हैं, या कई बार थोड़ी कम डोज होती है, तो रिकमेंडेड डोज होती है उससे यदि ज्यादा भी डालते हैं तो भी नुकसान होता है। कई बार हमारी जो फसल होती है उस पर हल्का प्रभाव पड़ जाता है। तो ये जो 4-5 बातें हैं, किसान भाई यदि इन बातों का विशेषकर ध्यान रखते हैं तो मैं समझता हूं कि खरपतवारों को वो शुरुआती दौर में है वो कम, उसको दूसरा कई बार क्या होता है कि किसान भाई यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो उनको स्प्रे करने और रिपीट करना पड़ता है। तो रिपीट करने का मतलब आपने 600-800 रुपए दोबारा से वापस लगा दिए। तो सबसे पहले कहूंगा कि इन बातों का जरूर आप ध्यान रखिए। फिर जो अगली बात पर आता हूं मैं, जो मुख्य बात है कि हमारा पोस्ट इमरजेंसी हर्बिसाइड्स, मतलब आपने पहला शुरुआती जो दौर है वो निकाल दिया है आपने अच्छी तरह से, वहां पर आपने सब कुछ अच्छा नियंत्रण कर लिया है। उसके बाद में भी यदि आपके खेत में खरपतवार यदि नहीं मरते हैं तो आपको घबराना नहीं है। कई बार किसान भाई गाना चिंतित हो उठते हैं। कई बार खरपतवार जैसे उन्होंने प्री इमरजेंसी हर्बिसाइड भी डाला है, लेकिन फिर भी कई खरपतवार नियंत्रण नहीं होते हैं। जैसे हमारा बात कर रहे थे मोथा, वो कई बार प्री इमरजेंसी में नियंत्रण नहीं होता है। जब भी आपने सोइंग की, वो मिट्टी के नीचे दब गया, जो है आपने पानी लगाया, वापस से बाहर आ गया, तो चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उस समय यदि शुरुआती दौर में यदि 6 या 8-10 दिन बाद में कोई खरपतवार दिखता है तो उस समय हमारे पास एक नया खरपतवार नाशक जो आया है वो है हमारा काउंसिल एक्टिव है, जिसकी 90 ग्राम डोज है, वो प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। उसको पोस्ट अर्ली इमरजेंट हर्बिसाइड है वो, मीन्स आप उसको बुआई के 6 दिन बाद में भी यूज कर सकते हैं, और वो सभी तरह के जो खरपतवार है वो उनको आसानी से नियंत्रण करता है। चाहे से वो घास वाली खरपतवार हो, चाहे से वो चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार हो, चाहे से वो सेजेज हो जैसे हमारा मोथा है, इन सबको नियंत्रण कर सकते हैं। और इस खरपतवार जो नाशक है इसका हम उपयोग कभी भी कर सकते हैं, मतलब 6 दिन के बाद से लेकर, तो चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में मैं बात करूं कि प्रॉपर हमको कब करना चाहिए जो खरपतवार नाशक का स्प्रे। उसके बाद में जो दूसरा स्प्रे करो वो हमको 15 से 20 दिन के आसपास करना चाहिए, जब लगभग दूसरा फ्लश जो जाम जाता है, मैं कहूँ जो खरपतवार है, जो बचे हुए खरपतवार है वो निकल आते हैं। उसके बाद में हमको पोस्ट इमरजेंसी जो हर्बिसाइड्स है उनका स्प्रे करना चाहिए। तो इसके लिए मैं कहूँगा हमारे पास अभी इस समय बहुत अच्छे जो हर्बिसाइड्स है वो उपलब्ध है मार्केट में। तो किसी भी किसान भाई को बिल्कुल चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने सारे वैरायटी में अवेलेबल है
जो खरपतवार नाशक, क्या आपको जो भी खरपतवार दिखे आप पर्टिकुलर एक खरपतवार के लिए अलग जो खरपतवार नाशक वो प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अभी इस समय ऐसे खरपतवार नाशक हमारे पास उपलब्ध है जिनको एक जो खरपतवार नाशक है वो सभी खरपतवारों को का नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसके लिए पहला जो खरपतवार नाशक है वो है आपका बिस्पायरिवेट सोडियम प्लस आपका जो पायरोजोसल्फ्यूरोन है, जिसको मार्केट में साथी बोलते हैं और इसको नॉमिनी गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, या और कई जो कंपनियां ट्रेड नेम है अलग अलग नाम से हैं। तो कोई भी किसान भाई ये ले सकता है, खरीद सकता है। इन दोनों जो हर्बिसाइड्स है इनको टैंक मिक्स कर सकते हो आप। और करने के लिए जो हमारा बिस्पायरिवेट सोडियम है इसकी 100 ml है वो डोज है, वो 1 एकड़ के लिए प्रयोग करनी है। और जो साथी है उसकी 60 से 80 ग्राम है वो डोज प्रयोग करनी है। और जब मौसम साफ हो आप 15 से 20 दिन पे इसका स्प्रे कर सकते हो। तो खेत में जितने भी खरपतवार है आपके उगे हुए उनको संपूर्ण तरीके से उनका नियंत्रण आप कर सकते हो। इसके लिए मैं कहूंगा यदि ये कहीं उपलब्ध नहीं है तो दूसरा ऑप्शन आपके पास जो काउंसिल एक्टिव है वो है, जिसकी मात्रा है 90 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हो। नया हर्बिसाइड हमारे पास आया है जो पेनिक्सुलम प्लस साई हेलोफोप को मिक्स करके बनाया गया है, जिसका ट्रेड नेम है विवाया है। उसकी जो मात्रा है वो आप 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। ये भी जो खरपतवार नाशक है ये हमारे खेत में जितने भी खरपतवार है उनका पूर्णतः निदान करता है, उनका पूर्णतः नियंत्रण करता है। तो किसान भाई के पास बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे मैं बात करूं, कई बार जंगली राइस या सामक हो जाता है, जो छोटी पत्ती वाले जो घास वाले खरपतवार है, उसके लिए भी ऑप्शन है किसान भाइयों के पास में कि जो हमारे पास जैसे मैं मकड़े की बात करूं या और कोई दूसरे हैं, वो साई हेलोफोप जो मार्केट में क्लींसर के नाम से आता है, उसकी 400 ml है वो डोज प्रति एकड़ के हिसाब से आप रख सकते हो। दूसरा मैं बात करूं कि जो मोथा है, इसके लिए यदि दिक्कत हो रही हो तो इसके लिए एक जो हर्बिसाइड है हमारा, ये बिस्पायरिवेट सोडियम प्लस साथी को मिलाकर इनका स्प्रे कर सकते हो। और जो सेम्प्रा है जो हम जो शुगर केन में यूज करते हैं, वो भी आप जो ये मोथे के लिए यूज कर सकते हो। इथोक्सीसल्फ्यूरोन है, इथोक्सीसल्फ्यूरोन इथाइल जो सनराइज के नाम से जाना जाता है। यदि खेत में ज्यादा मोथा हो तो इसका भी आप 40 जो ग्राम है वो 40 से 50 ग्राम वो प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हो। और जितने भी जो खरपतवार है खेत में, जैसे खरपतवार हो वो एक्सपर्ट की राय के हिसाब से आप उसमें प्रयोग कर सकते हो। लेकिन किसान भाइयों को बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है कि हमारे खेत में खरपतवार होगा। यदि दूसरे जो दौर है, जो दूसरा समय है, आपने यदि वो निकाल दिया है, उसके बाद में बहुत ही कम चांस होते हैं कि आपको खरपतवार परेशान कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आपकी फसल की जो कैनोपी है वो काफी बड़ी हो जाती है। आपकी फसल की जो पत्तियां हैं, आपके फसल का जो आपका पौधा है वो अच्छा ग्रोथ कर चुका होता है, और जो वो नए जो वीड जो निकल रहे होते हैं उनको वो दबा लेता है, उनको नीचे सप्रेस कर देता है, वो उनका जोर नहीं लगता है और फसल है वो अच्छी तरह से अपनी बढ़वार कर लेती है। तो यदि किसान भाई हमारे इन चीजों का ध्यान रखेगा तो मैं सोचता हूं कि हमारे जो खेत में है वो खरपतवार बिल्कुल भी नहीं होंगे, और किसान है वो अच्छी उपज ले सकता है, क्योंकि किसान का मन वही उगता है जब उसको देखता हो अपने खेत में तो काफी खरपतवार है उसको दिखाई देते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि समय पर यदि खरपतवार का नियंत्रण आप करते हो, यदि समय के साथ साथ में अच्छी जो कहूँ मैं जो दवाई है या अच्छी डोज है उसका ध्यान रखोगे, पानी का ध्यान रखोगे और साफ मौसम का ध्यान रखोगे, फ्लैट पेन नोजल है उसका इस्तेमाल करोगे, तो बिल्कुल खरपतवारों का आप पूरी तरह से आप नियंत्रण कर सकते हो। जी डॉक्टर साहब ने इतनी विस्तृत तरीके से बातचीत कही कि डॉक्टर साहब मैं चाह रहा हूँ थोड़ा पानी आप पी लें, क्योंकि आप इतनी सारी बातें हमारे किसान भाइयों को बताना चाह रहे हैं। ये मतलब दिस इज रियली कमेंडेबल। और डॉक्टर साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो उनका पूरा एक दशकों का 10 सालों का कम से कम इनका एक्सपीरियंस, एक दशक का जो इनका एक्सपीरियंस है ये आपसे शेयर कर सकें। मोहित खुराना जी, अविनाश पवार, परमेश कुमार, सरदार सिंह चौधरी, सौरभ शंकर दुबे, ऐश्वर्या एंटरप्राइजेज, राहुल राणा महामंत्री,
इन सभी लोगों ने आपका बहुत बहुत अभिवादन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि कुछ लोग जरा सा देर से जुड़े हैं। आज हम धान की सीधी बुआई में खरपतवार नियंत्रण पे चर्चा कर रहे हैं, और लगभग हमने कई मुख्य बिंदुओं पे चर्चा कर ली है, और आखिरी हमारा एक सेगमेंट बचा है। आखिरी सेगमेंट आने से पहले सौरभ शंकर दुबे हैं, जो मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, हमारे बड़े ही प्रबल व्यूअर हैं, प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं। उनके 2 सवाल हैं। एक सवाल का जवाब तो आपने अपने सेगमेंट में ही कंप्लीट कर दिया। उनका जो पहला सवाल है वो ये जानना चाहते हैं कि सर, डीएसआर में धान कितने दिन में दिखने लगती है? जी डॉक्टर साहब। जैसे कि हमने बताया कि धान की सीधी बिजाई है वो 2 तरह से होती है। यदि हम सूखे में धान की बिजाई करके पानी लगाते हैं तो वो हमारे 5 से 6 दिन का समय लेती है। 5 से 6 दिन के बाद में वो बाहर जमीन से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि गहराई इसमें सबसे अहम भूमिका निभाती है। यदि आप गहराई 1.5 से 2 सेंटीमीटर रखते हो, मतलब जब बिजाई सूखे में बिजाई करते हैं तो उस समय धान के बीज कहीं कहीं से ऊपर दिखते रहे, तो उस समय 5 से 6 दिन में आसानी से धान के बीजों का जमाव हो जाता है और वो दिखने लगते हैं। लेकिन थोड़ी गहराई ज्यादा बढ़ती है तो हो सकता है वो 8 दिन भी उसको लग जाए। लेकिन जो बत्तर की स्थिति है उसमें हमको धान बाहर निकलने में 8 दिन का समय लगता है, और 10 दिन के बाद में पूरी लाइनें हैं वो आसानी से आप देख सकते हो। जी सर। आशा करते हैं सौरभ जी आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि गहराई के हिसाब से इसकी जो इमरजेंस है, इसकी जो अंकुरण या फिर जो फूटता है, उसका अपना समय है। तो डॉक्टर साहब 50 मिनट हो चुके हैं और अभी भी हमारे साथ 30 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो बढ़ते हैं हमारे आज के अंतिम सेगमेंट की ओर। वो है कि धान की सीधी बुआई में लागत में कमी, जल का बचाव तथा पर्यावरण सुरक्षा किस तरह हो सकता है, और तथा धान की सीधी बुआई से पूरे एक कृषि प्रणाली में किस तरह से ये विधि योगदान दे सकती है, इस पे जरा सा प्रकाश डालें और हमारे किसान भाइयों को मार्गदर्शन करें। तो धान की सीधी बिजाई एक ऐसी विधि है जिसमें हम बिना खेत को ज्यादा जोते हुए, खेत में बिना पाड़े के काटे हुए, बिना कद्दू किए हुए और बिना पौध के तैयार किए हुए धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि किसान भाई अपनी जो जेब में जो है वो सेविंग करने की बात करता हूं मैं। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन की जो है वो, क्योंकि साल दर साल है वो किसान की लागत है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो इससे वो लगभग 20% तक है वो आपकी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है उसमें सेविंग कर सकता है। दूसरी बात में आता हूँ पानी की, क्योंकि पानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा अच्छा स्रोत है सिंचाई के लिए। यदि खत्म हो गया तो मैं सोचता हूँ कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम उनको विरासत में क्या देके जाएंगे। यदि बिना पानी के खेत देके जाएंगे तो भी उनके लिए कोई काम का वो खेत है नहीं। यदि हम मिट्टी को हम खराब करके बंजर करके देके जाएंगे तो पानी भी उनके लिए काम का है नहीं। तो दोनों चीजों को यदि हमको संभालना है या अच्छी तरह से उनको रखना है तो हमको धान की सीधी बिजाई है उस पर आना होगा, या जो भी अच्छी तकनीकियां हैं वो धान की सीधी बिजाई से संबंधित उनको अपनाना होगा। जैसे कि धान की सीधी बिजाई यदि करते हैं तो हम यदि सूखे में बिजाई करते हैं उस कंडीशन में हमारे 10 से 15% पानी की बचत कर सकते हैं। यदि बत्तर कंडीशन में हम बिजाई करते हैं तो हमको 20 से 25% तक के पानी की बचत कर सकते हैं। तो हमारे संपूर्ण जो देश में जहाँ पर 44 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर धान की खेती होती है वहां पर हम बहुत ज्यादा पानी की बचत कर सकते हैं। इसी के बाद में मैं बात करता हूँ कि जो किसान की जो लागत की बात कर रहा था मैं, कि इसमें कई बीमारियां जो दूसरी बीमारियां आती है, जैसे बकानी जो बीमारी है वो हमारे धान की रोपाई वाले जो है उसमें सबसे ज्यादा आती है, लेकिन जो हमारे धान की सीधी बिजाई में है वो बकानी बीमारी जैसी कोई समस्या नहीं आती है। इसीलिए किसान वहां पर भी अपने जो जेब से जो पैसा जा रहा है, खर्च जो कर रहा है उसकी बचत कर सकता है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि यहाँ पर न कि एक चीज को हम सुरक्षित कर रहे हैं, हम आने वाले समय में
जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनको हम सुरक्षित कर रहे हैं, जैसे जल है उसको सुरक्षित कर रहे हैं, हमारे जो जो मिट्टी है, क्योंकि लगातार मिट्टी को जोतने और उसको पाड़े या कद्दू करने से उसकी जो संरचना है वो खराब होती जा रही है और उसमें कई सारे जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है वो आती जा रही है। जैसा कि मैं कई बार दुकान पे जाता हूँ, देखता भी हूँ, किसान भाई वहां पर बैठे रहते हैं और वहां पर एक बड़ा सा पैकेज बनाते हैं, वो एक लिस्ट बनाते हैं किसान भाई के लिए, जो दुकानदार होते हैं, और उनको कई सारी दवाइयां देते हैं, वो फूड की दवाई देते हैं, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट देते हैं, एक 5 से 8 हजार रुपए का एक पैकेज दे देते हैं। तो लगातार क्योंकि सॉइल हेल्थ वो डिक्रीज होती जा रही है, तो मिट्टी में कई चीजों की कमी होती जा रही है, तो किसान की जेब पर यह बर्डन बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं किसान भाई जो है उनको हमारी जो नवीन तकनीकियां हैं उनको अपनानी होगी, लेकिन उनको अपनाने से पहले इन विशेष बातों पर ध्यान हमको रखना होगा, जैसे कि ताकि किसान भाई की जेब पर है वो कम से कम वो खर्चा वो है वहन हो सके, कम से कम खर्चा जेब पर वो है पड़ सके। दूसरी बात यह है कि जो हम अभी बात कर रहे थे कि धान की सीधी बिजाई में है, मैं किसानों से ये भी सलाह देना चाहूंगा कि वो धान की सीधी बिजाई में है वो ड्रिप का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे, क्योंकि ड्रिप के काफी अच्छे रिजल्ट्स हमको यहाँ पर देखने को मिले हैं। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि धान की सीधी जो है बिजाई से किस तरह से लागत में भी कमी आ सकती है तथा कम संसाधनों को खर्चा करते हुए, कम पानी का इस्तेमाल करते हुए भी अच्छी धान का उत्पादन हम ले सकते हैं। हरीश चंद्र राजपूत जी हैं, वो ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने नॉमिनी गोल्ड और साथी की बात कही, बिस्पेरिवैक सोडियम और जो ये नया सॉल्ट है, तो वो ये पूछ रहे हैं कि नॉमिनी गोल्ड और साथी एक साथ में स्प्रे कर सकते हैं क्या? उनका ये डाउट है, जरा। हाँ जी, नॉमिनी गोल्ड और साथी का आप एक साथ स्प्रे कर सकते हो, ताकि जो साथी है वो चौड़े पत्ती वाले खरपतवारों को आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। इन दोनों को यदि आप मिक्स करके करते हो तो कोई जो हमारी मुख्य फसल होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है और पूरी तरह से खरपतवारों को है वो आप नियंत्रण कर सकते हो, तो निश्चित इसका स्प्रे कर सकते हो। जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, आशा करते हैं हरीश चंद्र जी आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने सारे सेगमेंट्स खत्म कर लिए हैं, एक आखिरी सवाल लेंगे, उसके बाद हम आज का सेशन एंड करेंगे। सौरभ शंकर दुबे जी पूछ रहे हैं कि फर्टिलाइजर यूरिया कब देना ठीक रहेगा और आयरन की कितनी योगदान जरूरी है, जरा इस पे। सबसे पहले मैं यूरिया पर आता हूँ। किसान भाई जब भी बिजाई करे तो डीएपी या एनपीके जो है वो सीड ड्रिल में जरूर डालें। उसके बाद में जो पहला यूरिया की जो डोज है वो आप 15 से 20 दिन के ऊपर दे सकते हो। जो पहला है वो 20 दिन पे, दूसरा है वो 40 दिन पे और तीसरा है वो 60 दिन पे डोज है वो डाल सकते हो। वो आपके स्टेट जो रिकमेंडेशन है उसके बेसिस पर, जैसे हरियाणा के लिए है 150 केजी नाइट्रोजन की जरूरत 1 हेक्टेयर के लिए है, तो उसके बेसिस पर उसको 3 भागों में किसान भाई बांट के डाल सकते हैं, 20 दिन पे, 40 दिन पे और 60 दिन पे। दूसरी बात आती है कि आयरन की, तो कई जैसे हल्की जो मिट्टी होती है उनमें कई बार आयरन की जो डिफिशियंसी है उसकी कमी हो देखने को मिल सकती है, तो इसके लिए किसान भाइयों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए 0.5% जो घोल है वो फेरस सल्फेट का आप पानी के साथ में उसको घोल के और आप 15 दिन के बाद भी आपको यदि पत्तियों पर ये लक्षण देते हैं, हल्के पीले लक्षण दिखाई देते हैं, तो आप इसका स्प्रे कर सकते हो। और ये स्प्रे यदि ज्यादा कुछ यदि इसके लक्षण दिखाई देते हैं आयरन डिफिशियंसी के, तो आप इसका स्प्रे दोबारा से भी दोहरा सकते हो। तो इनका स्प्रे यदि आप 1 या 2 बार कर लेते हो तो आप पूर्णतः वापस पौधा है वो रिकवरी कर सकता है और इसकी जो कमी है वो पौधे में पूरी की जा सकती है। आशा करते हैं सौरभ शंकर दुबे जी तथा भूपेंद्र नेहरा जी, आप दोनों को आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताया कि उर्वरक प्रबंधन एवं पोषक प्रबंधन किस तरह से किया जा सकता है हमारे धान की सीधी बुआई में। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे बीच आए तथा 1 घंटा लगभग 56 मिनट हो चुके हैं। 1 घंटे का समय आपने निकाला अपने बिजी शेड्यूल से, क्योंकि आप फील्ड में काफी एक्टिव हैं। कई जो है किसान भाइयों के साथ निरंतर प्रतिदिन आप अपना समय व्यतीत करते हैं, समय देते हैं उनको।
तो उस बिजी शेड्यूल से आपने हमारे लिए बड़े शॉर्ट नोटिस पे मेरे एक ही बार में कहने से आपने हमें समय दिया। हमारे किसान भाइयों को यह जो धान की नवीनतम तकनीक है सीधी बुआई, इस पे आपने मार्गदर्शक किया और हम आशा करेंगे कि आज जो हमारी बातचीत हुई इस पे जो भ्रांति है धान की सीधी बुआई को लेके ये किसान भाइयों पे दूर होगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच के आने वाले समय पे इस पे विशेष फोकस दिया जाएगा तथा किसान भाई इसको लाभ मिलेंगे, इसको प्रैक्टिस मिलेंगे। डॉक्टर साहब, सभी व्यूअर्स की तरफ से, इफ्को किसान संचार की तरफ से मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे बीच आए और आपने अपना मूल्यवान समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार डॉक्टर साहब। मेरी तरफ से भी सभी किसान भाई और सभी व्यूअर्स को जो इस कोरोना महामारी में भी अच्छी तरह से जो किसान है, खेती बाड़ी है और आप जैसे लोग किसान संचार को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी अच्छी चीज़ें हैं वो हमारे किसान भाइयों तक पहुँचाते हैं। और आप एज ए कोरोना योद्धा की तरह आप भी अपना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से किसान भाइयों के लिए सीधा योगदान दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ा फायदा देगा, क्योंकि किसान भाई इस समय हमारे केवीके में या जहाँ पर भी जो उनके लिए ट्रेनिंग्स की जाती थी वो कहीं ना कहीं रुक गई है। तो आप जैसे जो लोग हैं जो विजनरी सोच रखते हैं कि किसान भाइयों तक कैसे मैसेज पहुंच सकते हैं, तो आप लोगों ने ऐसे मैसेज समय समय पर किसान भाइयों के लिए पहुंचाते हो, किसान भाइयों को जागरूक करते हो। तो सभी किसान भाइयों का और आपकी टीम का मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसा काम आगे भी करते रहो और किसान भाइयों को अच्छी चीजें हैं और अच्छी बातें बताते रहो। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर जैसा कि आपने देखा आज हमारे बीच थे डॉक्टर सुरेश कुमार ककरालिया। उन्होंने बड़ी ही महत्वपूर्ण बात की धान की सीधी बिजाई या फिर सीधी बुआई पे खरपतवार नियंत्रण, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं क्रिटिकल टास्क है, इसके ऊपर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कई मुख्य बातें बताई। आशा करते हैं आज का जो हमारा विषय था उस पर चर्चा परिचर्चा जो भी जानकारी हमने आपसे साझा की वो आने वाले समय में आप उससे लाभान्वित होंगे। इसी तरह प्रतिदिन एक नए विशेषज्ञ के साथ, एक नए विषय के साथ सुबह 11 बजे हम आपसे जुड़ेंगे और तथा नए नए ज्वलंतशील मुद्दों पे आपसे जानकारी साझा करके हम यही आशा करेंगे कि किसान भाइयों को एवं अन्नदाता भाइयों को जानकारी की अभाव ना हो पाए और तथा खेती से संबंधित, खेती से जुड़े हुए कार्यों से संबंधित में उनको पूरा सहयोग हम दे सकें। इसको किसान का हमेशा यही है सपना कि सफल समृद्ध रहे किसान अपना। इसी वाक्य के साथ, इसी मोटो के साथ मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य लेना चाहता हूं आपसे आज्ञा। कल जुड़ेंगे इसी वक्त सुबह 11 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान, नमस्कार।